आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में चाहे स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये पहला तो होता है न्यूमेरिकल बेस्ड, जिसमें हमको न्यूमेरिकल से दिए जाते हैं सॉल्व करने को। रेसिस्टिविटी निकालने को कहा जाता है हमें, कभी कभी रेजिस्टेंस निकालने को, कभी सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस, ऐसे करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब इसी चैप्टर से दूसरे तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं वो होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जैसे कि हमको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, हमको उस पर लिखना होता है, राइट शॉर्ट नोट लिखना कभी हमको होता है, कभी हमको उनको डिस्क्राइब करना होता है, डिफाइन करना होता है, या तो हमसे कह दिया जाता है फार्मूला दे देकर कि इस फार्मूले को हमें ड्राइव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं वो इस चैप्टर को पूरा बहुत अच्छे से डीपली समझने के बाद ही इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नोट्स के जरिए। ये जो नोट्स होते हैं वो हमें जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में हेल्प करते हैं। तो आज हमारे ये नोट्स जो हैं ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन इसी में है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मिसिंग है, पूरे सारे टॉपिक्स इसमें बहुत अच्छे से, बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड है। इसको बस हमको पढ़ना है और हमें सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे हैं सारे नोट्स और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन्ड है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मिस्ड है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसमें ये इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? मैटर की प्रॉपर्टी जो अट्रैक्ट और रिपेल करती है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्जेस की यूनिट क्या होती है? चार्ज कूलम, और हम डिनोट करते हैं चार्ज को क्यू से। इसी तरह चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। और जो चार्जेस क्वांटिटी, कितने चार्जेस यूज़ हो रहे हैं, कितना चार्जेस हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस हमें बताता है कि हम कितनी क्वांटिटी में चार्ज को यूज़ कर रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज निकालने के ये फार्मूला है, इस पर रखकर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं। एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। इस तरह से हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कंडक्टिविटी क्या होता है कि कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि हमारा सब्सटेंस किस तरह का है। कंडक्टिविटी डिपेंड करते हुए हमारा सब्सटेंस तीन तरह का हो सकता है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर जो होता है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जैसे उसका एग्जांपल होता है कॉपर, एल्यूमिनियम। इंसुलेटर में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते हैं, जैसे ग्लास। अब सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें पार्शियली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, पूरे तरीके से मूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ उनमें पार्शियल मूवमेंट प्रेजेंट होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, मतलब कम बीच वाली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर किसी भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो इस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो। इलेक्ट्रिक चार्जेस अमाउंट ऑफ चार्ज एक यूनिट टाइम में कितना फ्लो करते हैं, इसकी यूनिट हमारी एम्पियर है। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए डिवाइस यूज़ होता है एमीटर यूज़ होता है। और जो एम्पियर होता है वो होता है 1 एम्पियर क्या होता है? 1 कूलम चार्ज अगर इसके पास हो रहा है तो उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज हमारा होता है कि हम कितना वर्क कर रहे हैं किसी भी यूनिट, किसी भी चार्ज, दो चार्ज को के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब कि कितना वर्क हो रहा है किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए, तो हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्जेस। कितने चार्ज मूव हो रहे हैं किसी क्वांटिटी ऑफ वर्क करने पर। इसकी सही यूनिट क्या है? वोल्ट। अब 1 वोल्ट क्या होता है? जब 1 जूल ऑफ चार्ज यूज़ हो, 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी को वो पास करने के लिए, तो हमारा वो होता है 1 वोल्ट। अब इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी यूनिट चार्जेस को किसी इन्फिनाइट पोजीशन से किसी सर्टेन पोजीशन तक लाने के लिए जो वर्क डन होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये ई और आई क्या होता है? जो ई नेगेटिव होता है वो तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, और ई आई जो होता है वो कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट होता क्या है? कन्वेंशनल करंट तो होता है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और इलेक्ट्रिक करंट होता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। कन्वेंशनल करंट पे हमको पॉजिटिव से नेगेटिव जाता हुआ करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, लेकिन कन्वेंशनल करंट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, मगर इलेक्ट्रिक करंट में प्रैक्टिकली जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्टेज नापने के लिए यूज़ होता है। 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल करंट 1 कूलम चार्ज को पास करता है, तो होता है 1 वोल्ट। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए होता है। आप टाइप्स ऑफ करंट जैसे हमने पढ़ा था पीछे, 2 तरह के करंट हमने देखे थे, एक तो कन्वेंशनल करंट और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट।
तो इन दोनों में डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में करंट के मूव करते हैं। कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है उस इलेक्ट्रॉन्स उससे अपोजिट मूव करते हैं। तो अभी एक सब अगला है हमारा टॉपिक सम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस विद सिंबल यूज़। कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के सिंबल्स हम लोग ये फिगर्स बनाते हैं इस चैप्टर के जब ग्राफ बनाते हैं या तो किसी चीज़ का डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह के सिंबल्स से हम लोग सारे अप्लाइंसेस को दिखाते हैं। सेल को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, बैटरी इस तरह से, लैम्प इस तरह से दिखाना होता है, फ्यूज़, रेसिस्टर, ये सारे सिंबल्स दिए हुए हैं कि हम सिंबल्स इस तरह से शो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के डायग्राम्स में। ये पूरा इसी तरह से ये सब सिंपल है। वेरिएबल पोटेंशियोमीटर, ये स्टेट का ओपन स्विच इस तरह से होता है, ओपन स्विच के 2 सिंबल है, ऐसी क्लोज स्विच के भी 2 सिंबल है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जब क्या होता है पूरा एक हमारे पास कॉन्टीन्यूस कंडक्टिंग पाथ होता है तो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे इस फिगर में देखिए, इसमें तो क्या है, हमारा ये स्विच है, हमारे पास यहाँ रेसिस्टर लगा है और यहाँ पे हमारा बल्ब लगा है, तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट है। जब करंट पूरे इलेक्ट्रिक पाथ में कॉन्टीन्यूसली फ्लो करता है तो उस पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए गैल्वेनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैल्वेनोमीटर होता है करंट की डायरेक्शन को मेज़र करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इसमें लिखा है कि गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेज़र करंट अलॉन्ग विद डायरेक्शन। करंट भी मेज़र करता है और डायरेक्शन भी मेज़र करता है, दोनों मेज़र करता है। अब अगले टॉपिक की बात करें तो ओम्स लॉ एंड रेसिस्टेंस। ओम्स लॉ क्या होता है, हमारे पास ओम्स लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग हमसे कहा जाता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अब हमको फिजिक्स में हमको कहा जाता है जब पोटेंशियल जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इक्वल लग के एक कांस्टेंट लग जाता है। तो इसी तरह इसमें भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो वी इज इक्वल एक कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास आर और इनटू टी हो जाता है। अब कांस्टेंट जो है आर उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब ये हमारा ग्राफ है वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। तो ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है हमारा। स्लोप इस तरह निकालेंगे थीटा वी अपॉन थीटा आई। अब अगला देखें तो हम ये है ओम्स लॉ की वेरिफिकेशंस। ओम्स लॉ की वेरिफिकेशंस हमको दिए हैं कि हम वी की वैल्यू आई की वैल्यू सब रख के वी की वैल्यू रख के सारी आई की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ हमारा जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और आई का ग्राफ जो होता है हमारा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। ओम्स लॉ का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो अब अगला टॉपिक है हमारा रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस को हम लोग पीछे देखे थे कि वो जो आर कॉन्स्टेंट था उसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो हमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। हम किसी करंट पे फ्लो ऑफ चार्जेस पे कितना रेसिस्टेंस लगाते हैं, कितना रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, हम किसी चार्ज को कितना रोक लेते हैं, वो हमारा होता है रेसिस्टेंस। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है ये सिंबल है उसको कहते हैं हम रो। आर इज इक्वल रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया। अब ओम्स का ये सिंबल है तो ओम को ओमेगा कहते हैं। 1 ohm क्या होता है, 1 ohm is the resistance of a conductor such that 1 volt potential difference is applied to its end and current of 1 ampere flow through it। अगर हम 1 ohm क्या होता है, 1 ohm वो होता है कि हम 1 वोल्टेज का जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें इसके एंड्स पे और करंट फ्लो 1 एम्पियर का फ्लो करें तो उसको हम कहते हैं 1 ohm। अब रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, किसी भी करंट को किसी भी चार्ज को हम लोग रोक रहे हैं तो ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो चार्ज को मतलब चार्ज पास होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाता है कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ ज़्यादा होगा तो चार्ज को मूव करने में टाइम लगेगा। तो लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब इसी तरह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हमारा ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। तो रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो हमारा एरिया कम होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो हमारा रेजिस्टेंस कम होगा। अब एक और मैटर पे डिपेंड करता है, और भी मैटर्स होते हैं जैसे कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब हमारा मटेरियल किस तरह का, हमारा मटेरियल कौन सा है, सिल्वर का है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, या तो वो किसी और सब्सटेंस का है जो कि क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता। तो हमारी रेजिस्टिविटी इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि हमारा मटेरियल कौन सा है, सिल्वर कॉपर है जो कि कंडक्ट करते हैं या कि कोई ऐसा ग्लास का सब्सटेंस है जो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी।
तो और इसके बाद हमारा रेजिस्टेंस जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर किसी चीज़ को बढ़ाते हैं तो हमने क्लास 9th में पढ़ चुका है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तेज़ हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तेज़ होगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी अपने आप बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो टेम्परेचर कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस कितना है। आप देखिए तो क्या है, अगला है हमारा ये पॉइंट, हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस ऑन नेचर ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हुए अब ये कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों के रेजिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा है। कंडक्टर्स में जो है रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नील होता है, कंडक्ट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। सेमीकंडक्टर में आधे पार्शियली मूव करते हैं, रेजिस्टेंस होता है लेकिन बहुत कम होता है, थोड़ा ही होता है। कंडक्टर में हमारा नील था, सेमीकंडक्टर में हमारा थोड़ा होता है रेजिस्टेंस। अब इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में बहुत सारा रेजिस्टेंस होता है, वो पास ही नहीं करता करंट। अब हम इक्वेशन 1 और 2 के पीछे जो हमने पढ़े थे कि किस तरह से हमारा करंट जो है, मतलब किस तरह से हमारा रेजिस्टेंस वर्क करता है एरिया और लेंथ के लेकर, तो इक्वेशन बनाए थे हमने, तो वही इक्वेशन से हमारे फार्मूला बनाए रेजिस्टेंस का। देखें तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो R इज़ इक्वल लेंथ अपॉन एरिया। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रो को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब कि जब क्या होता है, जब क्या होता है मेजर ऑफ रेजिस्टेंस 1 मीटर लेंथ से 1 मीटर, मतलब 1 मीटर लेंथ हो हमारा वायर का और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो जितना रेजिस्टेंस पास होता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारा वो एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों हमारा स्पेसिफाई कर दिया तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाता है वो। अब रो की यूनिट हमने निकाल ली। यूनिट्स जो होती है ना, यूनिट्स निकालने का आसान तरीका ये होता है कि हम यूनिट्स के जो सारे टर्म्स है, यूनिट्स उनकी जो है ऐसा यूनिट्स रखते जाए। जैसे अब यहाँ पे हमारा था रो की यूनिट निकालने के आर की ऐसे यूनिट ओम थी, एम मीटर की, एम एरिया की मीटर थी, एम मीटर नहीं है, एरिया की मीटर थी और लेंथ की भी मीटर थी। तो हमने सॉल्व करके ओम मीटर निकल आया हमारा। यहाँ पे हमको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, हम इस तरह भी यूनिट समझ सकते हैं। फिजिक्स में यूनिट याद करने की ज़रूरत नहीं होती, इस तरह ही यूनिट निकलती है, इसी तरह हम समझ भी सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज़, अब सीरीज़ में रेजिस्टेंस हो तो इस फिगर इसमें देखें तो इस सर्किट में देखें तो हमारा रेजिस्टेंस सीरीज़ में ये तीनों सीरीज़ में सेम करंट पास होता है। सबसे पहले तो सीरीज रेजिस्टेंस में जो होता है हमारा सेम करंट पास होता है, हम देख ही सकते हैं आई है ये सेम पास हो रहा है। और रेजिस्टेंस हमारा डिफरेंट होता है क्योंकि हम तीन रेजिस्टेंस है, तीनों डिफरेंट है। और वोल्ट जो होता है हमारा वोल्ट भी पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी हमारा तीनों डिफरेंट होता है। इधर से नापेंगे, इधर से नापेंगे, उधर से नापेंगे, तीनों डिफरेंट होता है। तो हमारा फॉर्मूला होता है सीरीज में रेजिस्टेंस निकालने का, REQ इज इक्वल R1 + R2 + R3। इसको ड्राइव करने का तरीका दिखाया है, पूरा कैसे ड्राइव करते हैं याद देख लीजिएगा, पूरा बहुत आसानी से ड्राइव हो जाता है फॉर्मूला। अब REQ क्या होता है, REQ जो होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस या तो नेट टोटल। इफेक्टिव रेजिस्टेंस नेट टोटल कितना टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट पर, तो ये होता है हमारा REQ। अब पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस को लगा दें तो हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस किस तरह से होगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस को लगा दें तो हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस इस तरह से होगा। ये देख रहे हैं जैसे इस पूरे सर्किट में किस तरह से रेजिस्टेंस अरेंज किए गए हैं। तो इसमें हम करंट सेम डालें। अब ये करंट क्या होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, 1 2 3, और रेजिस्टेंस हमारे तीनों अलग अलग हैं ही। अब जब हम वोल्टेज देखें तो वोल्टेज तीनों सेम है, क्योंकि हम जब यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज नापेंगे, यहाँ पे रखे वोल्टेज, हमारा तीनों वोल्टेज सेम आएगा। तो इस पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है, इसको इस तरह से ड्राइव करते हैं। इसमें यही पीछे की तरह ही बहुत आसानी से भी ड्राइव हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है हमारा, पावर तो हम जानते ही हैं कि कितना हम लोग काम कर ले रहे हैं, कितनी टाइम में, किसी टाइम पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में हम लोग कितना काम कर ले रहे हैं, ये हमारा पावर होता है। अब यहाँ देखें तो हमने पावर के 2 फॉर्मूले लिखे हैं। तो वर्क डन अपॉन टाइम है पहला, और दूसरा एनर्जी ट्रांसफर अपॉन टाइम। वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो एक ही चीज़ होता है, एनर्जी कितनी यूज़ कर रहा है, हम लोग काम कितना करें, ये दोनों एक ही चीज़ होता है। एनर्जी इजकल वर्क तो हम लोग ने पढ़ाई है 9th क्लास में। तो अब इसी पे रख के फॉर्मूलेज निकाले गए हैं। इसको आप देखेंगे तो बहुत आसान तरीके से ही सारे फॉर्मूलेज निकाले, जैसे वर्क डन अपॉन टाइम। अब ये वर्क की वैल्यू रख के यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला निकाल लिया पावर का। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी पावर का फॉर्मूला हमने ये वी जगह IR रख के, मतलब रख के अलग अलग फॉर्मूलेज निकाले गए। तो अब यहाँ देखें तो हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं, तो ये है कि ये वो है एक ट्रिक्स हैं कि ये तो हमारा जनरल फार्मूला है, पावर इजकल V × I, ये तो हमारा जनरल फार्मूला है। लेकिन ये फार्मूला और ये फार्मूला देखें तो ये सीरीज़ में यूज़ होता है और ये पैरेलल में निकालने के लिए यूज़ होता है। अब
अगला टॉपिक है हमारा, ये हम ध्यान दें थोड़ा, तो जब प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला सीरीज़ में क्यों यूज़ होता है और ये हम लोग का पैरेलल में क्यों यूज़ होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस में और पैरेलल सीरीज़ में क्यों यूज़ होता है। तो अब अगला टॉपिक है हमारा वोल्ट। वोल्ट तो हमने यूनिट है, एक वोल्ट क्या होती है, यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है वोल्ट। तो पावर की हमने जनरल फार्मूला तो देखा ही था, पावर का जनरल फार्मूला था V/I। तो हमने रख के वोल्ट की यूनिट हमारी होगी वोल्ट और वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर को हम वाट कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वन वाट क्या होता है, या वन पोटेंशियल डिफरेंस एक मतलब इफ वन पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर टू फ्लो थ्रू द वायर, द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड इज 1 वाट। जो हमारा ये जो यूनिट्स के या किसी इस तरह के टॉपिक्स के मतलब इस तरह के टर्म्स को डिफाइन करने को आ जाता है ना, तो हम उनके फार्मूले की मदद से उनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इस फार्मूले पे रख के देख लें तो ये फार्मूले की वजह से हमको दिख रहा है ना कि 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो जब 1 एम्पियर के 1 वोल्ट का करंट की वजह से 1 एम्पियर का 1 एम्पियर का करंट जो होता है वायर के फ्लो करता है, तो हम उसको 1 वाट कह देते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, इसी तरह हम लोग फार्मूले को की मदद से किसी भी टर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी हमको यही करना है कि सारे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है पावर इंटू टाइम होता है। पीछे था हमारा एनर्जी कहाँ गया, एनर्जी इजिकल पावर इजिकल वर्क, एनर्जी ट्रांसफर अपॉन टाइम था। अब एनर्जी जो है हमारा पावर इंटू टाइम हो जाएगा, एनर्जी नहीं रह जाएगा, टाइम ऊपर आ जाएगा तो पावर इंटू टाइम हो जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा पावर इंटू टाइम। अब हम इसी पे रख के पहले तो ये सब रख के जनरल फार्मूले निकालेंगे, उसके बाद सीरीज़ और पैरेलल के भी फार्मूले निकल जाएंगे पावर के पीछे वाले फार्मूले रख के। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ करंट होता है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं वो किस तरह से, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है हमारा किस तरह से बनता है। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल तो सबसे पहले तो किलोवाट आवर्स में बनता है, तो किलोवाट आवर्स में बनता है। तो कमर्शियल यूनिट 1 किलोवाट आवर जो होता है वो हमारा कमर्शियल यूनिट होता है। एनर्जी यूज जो होता है वो हमारा निकालने का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। अब इसी तरह रख के हम जो होता है 1 किलोवाट आवर की यूनिट निकाल लिया हमने, तो वो 1 किलोवाट की यूनिट होती है 3.6 × 10⁶ जूल्स, कि हमने यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है। अब किलोवाट आवर बनता कैसे, किलोवाट आवर जो होता है ना, जिससे एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम था, एनर्जी जूल में देखी जाती है, पावर वॉट में और टाइम सेकेंड्स में। तो अब देखें तो एनर्जी जो है हमारी वो वॉट जो होता है बहुत सारा यूज़ होता है, इस वजह से किलोवाट हो जाता है। और जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो सेकंड्स में तो यूज़ करते नहीं, तो उसको भी आवर्स में लेते हैं। वॉट में हम लोग एनर्जी लेते हैं क्योंकि बहुत सारी होती है, तो हम लोग का एनर्जी यूनिट बन जाता है किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट में किलोवाट आवर होती है। अब हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो करंट पास होता है एक वायर्स के थ्रू, जो करंट पास होता है वो हमारा हीटिंग इफेक्ट भी कॉज करता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो होता है वो हमारा करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हमने पढ़ा था ना, रेजिस्टेंस हीट पे डिपेंड करता है, तो इसी तरह हीट पे तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तो हीट पे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, हीट टाइम पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि हम किसी चीज़ में बहुत देर तक करंट पास करें तो हमारा क्या होता है, वो सामान गर्म हो जाता है। उसी तरह ये टाइम पे भी डिपेंड करती है, तीनों चीज़ें पे हीट डिपेंड करती है। तो हमारा फॉर्मूला निकल आया। अब ये फार्मूला तो हमने सिर्फ अपने उससे निकाला है, प्रोपोर्शनलिटी साइन से निकाला है। इन फार्मूले को पूरी तरीके से ड्राइव करने का भी यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से वर्क डन ये सब निकाल के फार्मूला पूरा हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे वर्क डन इसको I² × R × T ये सब करके, अब इसमें हम क्या I² × R × T ये सब रख के पूरा ये I की वैल्यू Q की वैल्यू रख के V की वैल्यू रख के पूरा वर्क डन में Q की और V की वैल्यू दोनों की वैल्यू रख के पूरा हीट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना हीट जो है हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। अब अप्लाइंसेज एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अब कोई इलेक्ट्रिसिटी से हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कई सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी की हीट यूज़ भी तो करते हैं। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज ले लीजिए, टोस्टर, हीटर, गीज़र, इन सब चीज़ों में क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल हीटर होता है। ये सब इसमें इलेक्ट्रिकल हीट की यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिकल हीट यूज़ करने के सबसे पहले तो हम देखें तो उसके अंदर जो हमारी वायर होती है वो हमारी जो हमारी वायर होती है वो जो होती है ना, वो नाइक्रोम वायर होती है। नाइक्रोम जो होता है वो एलॉय होता है। सबसे पहले तो वो नाइक्रोम जो होता है वो हमारा एलॉय होता है, नहीं नाइक्रोम एलॉय नहीं होता, नाइक्रोम मेटल होता है। नाइक्रोम वायर होती है उसका जो है ये रो ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है और हीट हम देखें तो ये रो कह रहे हैं रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होती है, तो हमारा रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा और ये हमारा हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी होता है हमारा सेफ्टी डिवाइस, जो कि हमारा इसी पर डिपेंड करता है कि हम किस इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हीट जनरेट होता है। तो अगर हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, उसकी वायर मेल्ट हो जाती है, जो कि निकल से बनती है, जो एक एलॉय होता है, लो मेल्टिंग एलॉय होता है। तो हमारी जो वायर मेल्ट हो जाती है तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है। इस वजह से हमारा जो
करंट जो है वो बाकी जो अप्लाइंसेस होते हैं उस कनेक्टेड बाकी अप्लाइंसेस वो ख़राब नहीं हो पाते। अब इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब की बात करें तो फिलामेंट बल्ब तो हम लोग पढ़े ही क्या है। बल्ब हमारा थॉमस अल्वा एडिसन ने इसी पर बनाया था कि हम जो उन्होंने बल्ब जब बनाया था तो उन्होंने टंगस्टन का बनाया था। अब जो इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब होता है जिसके अंदर फिलामेंट होता है उसमें यही इसी तरह वर्क करता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसका फिलामेंट जो है वो हीटेड हो जाता है और हीटेड होने की वजह से वो ग्लो करने शुरू कर देता है, वो जलने शुरू कर देता है, रोशनी देने शुरू कर देता है, लाइट एमिट करने शुरू कर देता है। तो इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब भी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ही आ जाता है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। अगर हम लोग अगर आप इसी नोट्स को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हों, चाहे वो स्कूल एग्जाम्स में। सारे जितने क्वेश्चन हैं वो इसी नोट्स के अंदर से बन के आएंगे 200% गारंटी से। तो आप इस नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।